तो पिछली क्लास में हम लोगों ने साइकोडायनेमिक अप्रोच पढ़ना शुरू किया था और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म अब हमें करना है। पेज नंबर 35 पे ये दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी आपका 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ईडीगो, सुपर ईगो जो उसमें बता रखा है वो थोड़ा सा अलग अलग भी कवर कर लेते हैं, और लिबिडो के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे क्या है कि ना कभी कभी, क्योंकि देखो ईगो क्या करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। और रियलिटी प्रिंसिपल यही है, यही जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम कुछ प्लेजर सीकिंग कर रहे होते हैं तो इट्स बेटर हम लोग उसको पूछ के करें तो ज़्यादा जो है बेटर रहेगा, ठीक है। और ये बिहेवियर सही माना जाता है तो मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फिर कंसिडर करते हैं, सुपर ईगो में चला जाता है। तो कभी कभी ना हम लोग खुद के लिए डिफेंस मैकेनिज्म्स क्रिएट कर लेते हैं, विच इज़ लाइक कि हमें पता है सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, पर ठीक है चल रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा, निपट जाएगा, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब जो बिहेवियर हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं तो ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कभी कभी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप जैसे क्या होता है, एक प्रोकेस्टिनेशन आप लोग कर रहे हो, कर लेंगे, अभी तो दिन बचे हैं, ये है, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा, तो प्रोकेस्टिनेशन भी है, बट कहीं ना कहीं ये डिफेंस मैकेनिज्म भी है एक तरीके का। ऑल्दो ऑब्वियसली एक वरी ज़रूर होता है वहाँ पे, बट साथ के साथ उसको आप सप्रेस करने की, वो इमोशन या थॉट जो है सप्रेस करने की कोशिश करते हो, ठीक है। जो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है मैंने आपको पहले ही बताया था, आई होप शायद इस क्लास में भी पूरा ना हो, ये एक क्लास और लगेगी, ठीक है। तो क्योंकि मैं आराम आराम से ही चल रहा हूँ, मैंने आपको बताया था, नए बच्चे भी हैं। अब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पे आ जाइए। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक का। इसमें से 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर हर तरीके का क्वेश्चन कवर हो जाता है। 6 मार्कर यूजली पूरा पूरा लिखने को आता है, 4 मार्कर भी पूरा पूरा आता है। आजकल जो क्वेश्चंस पिछले 4-5 सालों से या 3-4 सालों से हम लोग देखें, कंसिस्टेंसी जो बनी हुई है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पे, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की बनी हुई है। तो आपको कोई सिचुएशन दे देंगे, उस सिचुएशन को पढ़ के आपको फिर ये बताना पड़ता है कि ये कौन सा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। काफ़ी सारे हैं, तो 1 बाय 1 हम लोग पहले पढ़ लेते हैं ठीक है। तो फ्रॉइड ने यहाँ पे नाम दिया था कि हम, सिगमंड फ्रॉइड ने ये बताया कि ज़्यादातर जो ह्यूमन बिहेवियर है, हम लोग जो है कोशिश क्या करते हैं, एनजाइटी से भागने की कोशिश करते हैं या डील करने की कोशिश करते हैं। सबको होती है एनजाइटी, पता है अगले दिन एग्जाम में टेंशन हो रही है, ये आराध्य आज एग्ज़ाम था, कल से परेशान है, बता देना ओपन बुक टेस्ट है, कुछ हेल्प हो जाएगी, ये हो जाएगा, एनजाइटी हो रही है, ठीक है। तो ये डील करने का अपना तरीका है। या फिर एनजाइटी से एस्केप का भी मैकेनिज्म, चलो बैठ के आईपीएल देख लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, है ना, क्योंकि पढ़ेंगे तो टेंशन होगी ज़्यादा। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई शॉपिंग पे चला जाता है, कोई छोड़ ही देता है, कोई घूमने चला गया, तो सबके अपने अपने तरीके हो जाते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के। तो कहते हैं ईगो डील्स विद एनजाइटी, हाउ द ईगो डील्स विद एनजाइटी लार्जली डिटरमाइंस हाउ पीपल बिहेव। तो ईगो किस तरीके से एनजाइटी के साथ डील कर रही है, ये हमारे बिहेवियर में दिखता है, ठीक है। कैसे दिखता है अभी हम लोग आगे बात करते हैं। फ्रॉइड ने ये माना कि लोग जो है ज़्यादातर एनजाइटी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कैसे? वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो कि ईगो को डिफेंड करता है अगेंस्ट द अवेयरनेस ऑफ द इंस्टिंक्चुअल नीड्स, कि ये मेरी ज़रूरत है, चलो ठीक है, हमें पता तो है, बैक ऑफ द माइंड चल तो रहा है, पर छोड़ देते हैं, छोड़, बाद में देखा जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को लेकर होता है, अभी आगे एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो व्हाट इज़ डिफेंस मैकेनिज्म, जब ये 2 मार्कर में लिखने को आता है, 1 मार्कर में लिखने को आता है, तो यहाँ से आप लिखते हैं, नाम आपको लिखना ही है, मैंने आपको बता दिया था जिसने दिया है। तो डिफेंस मैकेनिज्म इज़ अ वे ऑफ रिड्यूसिंग एनजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। सच्चाई कुछ और है बट आपको डिस्टॉर्ट कर देते हो, है ना, हेजी कर दोगे, फेड अवे, छोड़ दो, देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं वाली बात है। तो एनजाइटी को कम करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे, पर रियलिटी अपनी जगह है, सच्चाई को आप तोड़ मड़ोड़ देते हो एक्चुअली में देखा जाए तो। एंड कहते हैं कुछ जो डिफेंस मैकेनिज्म है या कुछ डिफेंस एनजाइटी के अगेंस्ट बड़ा नॉर्मल और अडेप्टिव है, सारे लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ बट कई लोग ऐसे जो है कई लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि एक्चुअली में उनको रियलिटी ट्रूली डिस्टॉर्टेड लगती है, एंड वो उनको कई तरीके का मैल एडजस्टमेंट यहाँ पे देखना शुरू हो जाता है। जैसे वही कहते हैं ना, कई लोग कई बिजनेसमैन होते हैं तो शाम घर पे बैठते हैं, शाम को 8 PM लेकर, ठीक है, या टीचर्स लेकर, तो वो बोलते हैं 2 पैक ज़िंदगी दे, वो 2 बूंद ज़िंदगी दी, ठीक है, वो पोलियो दूर कर देती है, पर 2 बूंद ज़िंदगी, वो 2 पैक ज़िंदगी दे शाम को 8 बजे लगते हैं, उससे स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो वो उनका एनजाइटी को कोप करने का तरीका है, या 2 पैक तो बनता है शाम को, नाली चिकन तुसी रख दोगे, है ना, तंदूरी चिकन रख दिया और वो कर दिया और 2 पैक मारे और सेट हो गया बंदा, ठीक
ठीक है, ये भी एक तरीके का डिफेंस बिल्कुल मैकेनिज्म। दिशा की बायोपिक बोली आपने। किसकी? नहीं बायोपिक है पूरी। दिशा की? बस वो पैग की जगह कुछ और है बट बाकी सब सेम है। आई नहीं है बेटे, अभी वो आई नहीं है। आई थी तू देख, तुम देखते हो घर आके पीटती तुम्हें, अभी सामने रहते हो तो फ़ायदा उठाते हो उसका, तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो जी। तो आगे इन्होंने बोला तो मैल एडजस्टमेंट हो जाते हैं। अब वो क्या है, देखो मैल एडजस्टमेंट, अगर मैं सिंपल सी बात है, मैं बिजनेस मैन हूँ, कई लोग बिजनेस वाले रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। अगर मैं डेली मैं बोलूँगा यार एनजाइटी, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, 2 पैक मारूंगा बढ़िया हो जाएगा, सारी परेशानी हो जाए, नींद बढ़िया आती है। तो अब ये 2 पैक कर करके ऑल्टरनेट डेज चलेगा, हफ्ते में 2 बार चलेगा, हफ्ते में 1 बार चलेगा, बट रेगुलरिटी अगर हो जाएगी तो क्या होएगा? ठीक है, तो आप मैल एडजस्टेड बिहेवियर आपको हो जाएगा, आपको ना लत पड़ जाएगी उस चीज़ की, आपको आदत पड़ जाएगी, एडिक्टिव बिहेवियर हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, और इस तरीके से आपको जो है लिवर फेलियर, किडनी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको आगे इन्होंने क्या बोला है, फ्रॉइड ने डिस्क्राइब किया है कि कई तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहले बोला है रिप्रेशन। ठीक है, तो अभी पीछे जिन लोगों ने मेरे इंस्टा फॉलो किया होगा, तो मैंने डिप्रेशन एंड रिप्रेशन रैप बनाया था, तो मुझे उसके लिए वो फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काउंसलर हूँ। ठीक है, तो उन्होंने मुझे वीडियो ऑफ द मंथ के लिए अवार्ड दिया था। तो डिप्रेशन रिप्रेशन तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेस दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ज़रूर अगर किसी ने नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिएगा आप। तो ये इम्पॉर्टेंट है रिप्रेशन, इन विच एनजाइटी प्रोवोकिंग थाट्स और बिहेवियर्स आर टोटली डिसमिस बाय द अनकॉन्शियस। ठीक है, तो हम लोग टोटली डिसमिस कर देंगे। आराध्या को टेंशन हो रही है, कल पेपर है, कल पेपर, ओपन बुक ही सही पर टेंशन है, डिसमिस करें, छोड़ो जी, भाड़ में जाए तो कोई दिक्कत है, कोई पेपर नहीं है, कौन सा पेपर है, देखा लेंगे, कोई भी देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये रिप्रेस करने की बात करी जाती है। तो कहते हैं आप इसको आने ही नहीं दोगे, तो कहते हैं व्हेन पीपल रिप्रेस अ फीलिंग और डिजायर दे बिकम टोटली अनअवेयर ऑफ दैट विश और डिजायर। Thus, when a person says, I do not know why I did that, some repressed feeling or desire is expressing itself. तो मैंने, मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया, तो हम एक तरीके का ये कोशिश कर रहे हैं कि एक रिप्रेस फीलिंग ही सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिशा तुम यहीं पे हो? अच्छा, मैंने सोचा तुम आए नहीं हो भाई। ओके, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। कीर्ति, पलक, दिशा, गौरांगी, गुनगुन। ओके, ये अदिति क्लास क्यों नहीं ले रही है आजकल? चलो जी देखते हो। सेकेंड जो डिफेंस मैकेनिज्म है, सिंपली ये रिप्रेशन था। अभी मैं दोबारा आपसे पूछ लूँगा, कुछ डाउट होगा तो पहले मैं एक बार पढ़ा दूँ। अदर मेजर डिफेंस मैकेनिज्म आर प्रोजेक्शन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड रैशनलाइजेशन। प्रोजेक्शन क्या होता है, पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेड्स टू अदर। दस अ पर्सन हु हैज स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव टेंडेंसी मे सी अदर पीपल आर एक्टिंग इन एन एक्सेसिवली अग्रेसिव वे टुवर्ड्स हर ओन। तो इसमें क्या होता है, आप जैसा बिहेवियर शो कर रहे होते हो, आपको लग रहा होता है कि वो सामने वाला भी ऐसा ही बिहेव कर, आप चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो तो सामने वाला प्यार से भी बात करेगा, तो आपको लगेगा वो भी चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है। आप गुस्से से बात कर रहे हो तो सामने वाले लगेगा कि वो भी गुस्से से बात कर रहा है। यूजली कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रोजेक्शन है। ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है। फिर डिनायल है। डिनायल में क्या करते हो, पर्सन टोटली रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट रियलिटी। दिस दस समवन सफरिंग फॉर HIV एड्स मैं ऑल टुगेदर डिनाई हर और इलनेस, कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ। जैसे आजकल लोगों को कोरोना, अरे सिम्टम्स आ रहे हैं, कौन से सिम्टम्स? नहीं है, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो डिनाइल में आप क्या करते हो, तो आप रिफ्यूज़ ही करने से मना कर देते हो, रियलिटी को एक्सेप्ट करने से ही मना कर देते हो। रिप्रेस में हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस है, रिप्रेस में आप दबा रहे हो रिप्रेशन में थॉट को, डिनाइल में आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो रियलिटी। फिर रिएक्शन फॉर्मेशन है, अ पर्सन डिफेंड्स अगेंस्ट एंजाइटी बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर्स ऑपोजिट टू हर और हिज ट्रू फीलिंग्स। तो आपकी सच्चाई अंदर कुछ चल रही होगी, बट आप बिहेवियर कुछ अडॉप्ट कर लेते हो। ठीक है, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा होता है। तो इसको रिएक्शन फॉर्मेशन, अंदर से बैठ के रो रहे हो, ऊपर दिखा रहे हो मैं तो बहुत खुश हूँ, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन फॉर्मेशन है। फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पर्सन विद स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल अर्जेस हु चैनल्स हर और हिज एनर्जी इनटू रिलीजियस फर्वर प्रेजेंट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन। एंड लास्ट जो है वो रैशनलाइजेशन है, अ पर्सन ट्राइज टू मेक अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर सीम रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ स्टूडेंट buys a new set of pens after doing poorly in an examination, he or may she try to rationalize her or his behavior by asserting, I will do much better with this pen. आज का पेपर बढ़िया नहीं गया है, अगली क्लास में ये वाला पेन लेके आऊँगा जो अतुल सर ने दिया था, उससे पेपर करेंगे, बढ़िया होएगा पेपर, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि पढ़ाया भी उन्होंने था। ठीक है, या अतुल सर ही पेपर कर दे, वो बढ़िया हो जाएगा।
तो ये एक तरीके से देखा जाता है। तो रैशनलाइजेशन में आप अनरीजनेबल फीलिंग को रीजनेबल बनाने की कोशिश कर रहे होते हो। एंड जो लोग हैं कंक्लूड करते हुए बोला है, पीपल यूज डिफेंस मैकेनिज्म और आर ऑफन अनअवेयर ऑफ डूइंग सो। ईच डिफेंस मैकेनिज्म इज अ वे फॉर ईगो टू डील विद अनकंफर्टेबल फीलिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एंजाइटी. However, Freud's ideas about the role of defense mechanism have been questioned. For example, his claim that projection reduces anxiety and stress has not found support in several studies. क्योंकि projection से आपका anxiety actually में कोई दूर नहीं होती, वो तो just एक behavioral mechanism है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा आपका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म था। डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्रॉइड ने दिया, और इसमें 5 जो चीज़ें हैं, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड रैशनलाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ ले, वरना हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को भी कोई डाउट है, स्पेशली नए बच्चे? नहीं, ओके। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? हाँ जी। तो अब जो है इसका ये लास्ट सिगमंड फ्रॉइड की अप्रोच का पार्ट है, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ये भी बोला, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी तो हमारी है ही, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी अब एक हद तक यूज़ कर लेते हैं, बट हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है। तो इसमें बचपन से लेकर जो है जवानी तक हमारे ये स्टेजेस कवर करी है, और हर एक स्टेज में हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। कई बार हम लोग इसी स्टेज में अटक जाते हैं, या कई बार हम लोग आगे के स्टेज में तो ज़रूर चले जाते हैं, बट बिहेवियर हमारा पिछले वाली स्टेज तक रह जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती हैं, तो ये हमें यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड भाई साहब बताने वाले हैं। तो फ्रॉइड भाई साहब ने ये बोला कि कोर एस्पेक्ट्स जो हमारी पर्सनालिटी के हैं, ये शुरू में जब आप पैदा होते हो अर्ली ईयर्स में ही डेवलप होना शुरू हो जाते हैं एंड स्टेबल रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ एंड कैन बी चेंज ओनली विद ग्रेट डिफिकल्टी। तो ये माना जाता है, सिगमंड फ्रॉइड ने ये बात बोली कि इसको चेंज करना थोड़ा सा टफ है। हालांकि मैंने अपनी लाइफ में क्या देखा कि कई पर्सनैलिटी जो इश्यूज़ थे मेरे, ठीक है, प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं, इश्यूज़ थे मेरे, मैं उसको ठीक कर पाया। अब वो कैसे हुआ ठीक मुझे नहीं पता, क्योंकि आई डोंट नो एक्चुअली कि वो किस टाइम पे किस तरीके से हो गया। हाँ, मुझे एक फ़ेज़ बड़ा ज़रूर याद है, उस फेज़ के बाद वो चेंजेस मुझे देखने को मिल गए थे, कैसे हुआ ये नहीं पता चला। तो यहाँ पे कई बार मुझे लगता है कि सिगमंड फ्रॉइड भाई साहब गलत बोल रहे हैं, बट ऑब्वियसली थ्योरीज आफ्टर थ्योरीज आती गई हैं, तो इसको भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। कहते हैं स्टेबल रहता है और डिफ़िकल्टी से चेंज किया जा सकता है, ऐसा होता नहीं है हर बार। इसने ये बताया कि 5 स्टेज थ्योरी होती है, जिसको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। प्रॉब्लम किसी भी स्टेज पे अगर होती है आपको, तो आपकी डेवलपमेंट यहाँ पे अरेस्ट हो जाती है एंड हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन अ पर्सन है। मतलब लिटरली अरेस्ट नहीं होती, अरेस्ट इन द सेंस आप उस स्टेज में अटक जाते हो, उसके बाद आप आगे बढ़ नहीं पाते। इसका इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। सबसे पहले ओरल स्टेज है, ये इन्फेंट के लिए होती है, 0 to 1 ईयर्स के बच्चे के लिए। एनल स्टेज है, ये लगभग 4-5 साल के बच्चों के आसपास हो जाता है। फैलिक स्टेज है, फिर आगे थोड़ा सा है, और लेटेंसी जेनाइटल स्टेज, ये सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें से मेजरली जो है इलेक्ट्रा और ओइडिपस कॉम्प्लेक्स आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में सिगमंड फ्रॉइड का कुछ जो है इसने फिक्सेशनों के बारे में बताया हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है। तो हम आगे पढ़ते हैं, अभी पता चलता है कैसे। हाँ दिशा, कुछ कह रहे हो? क्या कह रहे हो दिशा, सुनाई नहीं दिया। इन्फेंट, अच्छा ठीक है ठीक है, कोई नहीं। हाँ मतलब कंसिडरिंग वैसे तो इन्फेंट 0 to, वैसे तो इन्फेंट 1 साल के अंदर ही होता है, पर कंसिडरिंग सबका अलग अलग हो जाता है। क्या हो रहा है भाई? एक सेकेंड, हाँ, ओके। ओके कूल।
तो सबसे पहले ओरल स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो न्यूबॉर्न का इंस्टिंक्ट ज़्यादातर बच्चों का जो होता है, जो ओरल स्टेज में होता है, ये लोग माउथ पे फोकस होते हैं। तो आपने देखा होगा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है सब चीज़ें मुंह में लेने की कोशिश कर रहा होता है। और इन्फेंट का जो है प्राइमरी प्लेजर सीकिंग सेंटर होता है। इसी के थ्रू जो है बच्चा अपनी भूख मिटाता है, अपनी प्यास मिटाता है। इन्फेंट अचीव ओरल ग्रेटिफिकेशन। तो बच्चे ये छोटे इन्फेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फीडिंग, थम सकिंग, बाइटिंग, बैबलिंग ये कर रहे होते हैं। एंड इट इज़ ड्यूरिंग दीज अर्ली मंथ्स दैट पीपल्स बेसिक फीलिंग्स अबाउट द वर्ल्ड आर एस्टैब्लिश। तो लोग कहते हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने ये बात बोला, वैसे तो मुझे नहीं समझ प्रैक्टिकल नहीं लगता, बट कहते हैं इन्फेंट इस दौरान ही जो है आपकी बेसिक फीलिंग्स वर्ल्ड के अबाउट जो है डिराइव होना शुरू हो जाती है। हाँ, ट्रस्ट और लविंग का तो होता ही है, ये मैं मान सकता हूँ। तो दस फॉर फ्रॉइड ये कहता है एन एडल्ट हु कंसिडर्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस प्रोबेबली हैड डिफिकल्टी ड्यूरिंग द ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कि अगर एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि दुनिया बड़ी रूड है, मतलबी है ना, और यहाँ पे बहुत परेशानियाँ हैं, तो ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उसको परेशानी आई होगी। ठीक है, बी कौन से लेट बी कि कौन से ईयर में हो। फिर बात आती है एनल स्टेज। तो ये जो है 2 से 3 साल के बच्चों के आसपास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है सोसाइटी के डिमांड्स को पूरा करना शुरू कर देता है, आना जाना, बात करना, ठीक है, ये सब चीज़ें। एंड प्रिंसिपल डिमांड्स मेड बाय पेरेंट इज दैट द चाइल्ड लर्न्स टू कंट्रोल द बॉडली फंक्शन ऑफ यूरिनेशन एंड डिफिकेशन। मोस्ट चिल्ड्रन एट दिस स्टेज एक्सपीरियंस प्लेजर इन मूविंग देयर बॉवल्स। तो ये ज़्यादातर लोग जो है, मैंने पहले भी बताया था, इनको मज़ा आता है सुसु पॉटी, मम्मी सुसु आई, मम्मी पॉटी आई, यही करते रहते हैं पूरे दिन। ठीक है, तो इनको ये इन्जॉय करने में बड़ा रहता है। एनल एरिया जो है सर्टेन प्लेजरेबल फीलिंग्स के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दिस स्टेज स्टैब्लिश द बेसिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इड एंड द ईगो। ये सिगमंड फ्रॉइड ने बोला, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता, बिटवीन द डिज़ायर फॉर बेबीश प्लेजर एंड डिमांड फॉर एडल्ट कंट्रोल बिहेवियर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे एनल स्टेज में देखी जाती है। फैलिक स्टेज आपकी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बता रखा है। ये कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं 1-1 मार्कर, 2-2 मार्कर, और ओवरऑल भी लिखने को आ जाते हैं। फैलिक स्टेज जो है इसका स्टेज फोकस जेनाइटल्स पे रहता है। एट अराउंड एजेस 4 and 5 चिल्ड्रन बिगेन टू रियलाइज द डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। तो इनको पता चल जाता है औरत आदमी कौन है। सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल रिलेशन पेरेंट्स का होता है, उसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, नॉट लिटरली बट वैसे कि ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है। एंड इस दौरान मेल चाइल्ड एक्सपीरियंस करता है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, फीमेल चाइल्ड एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, विच इन्वॉल्व्स लव फॉर द मदर, हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द फादर एंड द कॉन्सिक्वेंट फियर ऑफ पनिशमेंट और कैस्ट्रेशन बाय द फादर। ठीक है, तो आप क्या करते हो, मदर से लड़का जो होता है, मदर से, मदरली फिगर से प्यार ज़्यादा करता है, और फादर की तरफ तो बस जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया उनका नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पे इसको कैसे जो एक्सप्लेन किया गया कि ओइडिपस एक ग्रीक किंग था हु अननोइंगली किल्ड हिज फादर एंड देन मैरिड हिज मदर। अ स्टेज इज दिस A major development achievement of this stage is the resolution of the Oedipus complex. This takes place by accepting the father's relationship with his mother and modeling his own behavior after his father. ठीक है, कि भैया हमारे माता पिता है, क्योंकि थोड़ा सा 5-7 साल के आसपास देखने को मिला। इनफैक्ट मैं भी बोला करता था, क्योंकि मम्मी ज़्यादा जो है प्यार दिखाती थी, पापा के पास इतना टाइम नहीं होता था, तो मैं बोलता था मैंने पहले भी बताया था कि मैं बड़ा होकर मम्मी से ही शादी करूँगा अपनी। तो ये नेचुरली ओइडिपस कॉम्प्लेक्स है। अब पढ़ते हैं तो एक अलग बात है, पर इसमें मेरा कोई खून करने का इरादा नहीं था मेरे फादर का। तो प्लीज़ ऐसे मत सोचिएगा कि आपको खून करना कंपलसरी है। ठीक है जी, तो ये ओइडिपस कॉम्प्लेक्स है। लड़कियों के लिए इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था मूवी सजेशन, ऑर्फन देखिए आप, जिन लोगों ने देखी हुई है वेल एंड गुड। ऑर्फन में एक्चुअली में जो लड़की होती है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से जूझ रही होती है एंड लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो फॉर गर्ल्स ओइडिपस कॉम्प्लेक्स जो है इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इलेक्ट्रा एक ग्रीक कैरेक्टर थी हु इंड्यूस्ड हर ब्रदर टू किल देयर मदर। ठीक है, तो उसने बोला कि मैं मेरी मदर को मार दो। फॉलोज अ स्लाइटली डिफरेंट कोर्स बाय अटैचिंग हर लव टू द फादर। अ गर्ल ट्राइज टू सिम्बॉलिकली मैरी हिम। हाँ, कौन बोल रहा है, कुछ बोल रहा है कोई? So by attaching her love to the father, a girl tries to symbolically marry him and raise a family. When she realizes that this is unlikely, she begins to identify with her mother and copy her behavior as a means of getting her father's affection. तो ऑर्फन अगर आप देखेंगे, टाइम निकाल के देखिएगा, एग्जैक्टली सेम स्टोरी है जो यहाँ पे बताई जा रही है। उस लड़की को वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, द क्रिटिकल कॉम्पोनेंट इन रिजॉल्विंग द ओइडिपस कॉम्प्लेक्स इज द डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द सेम सेक्स पेरेंट्स। इन अदर वर्ड्स, बॉयज गिव अप सेक्सुअल फीलिंग्स फॉर देयर मदर्स and begin to see their father as role models rather than as rivals. Girls give up their sexual desires for their father and identify with their mother.
तो क्लियर रिलेशनशिप इनका होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्लियर होता है, वरना हमने देखा है कई लोग ममाज बॉय एंड ममाज बॉय भी बन जाते हैं और फादर्स बॉय भी बन जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो ये ओइडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस बिटवीन भी आया है, स्कूल में आपसे पूछ लेते हैं, वरना ये बोर्ड्स में तो 1 1 2 2 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आया हुआ है, तो ओवरऑल आपको ये याद करना ही है। लेटर ऑन फिर लेटेंसी स्टेज पे हम लोग आ जाते हैं, और ये 7 साल से लेकर 7 ईयर से लेकर प्यूबर्टी तक की एज के लिए चल रही होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड चाइल्ड कॉन्टिन्यूज टू ग्रो फिजिकली बट सेक्चुअल अर्जेस आर रिलेटिवली इनएक्टिव। तो बच्चा इस टाइम पे आप देखते हो प्यूबर्टी तक एज तक आते आते बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, और रिलेशनशिप क्लैरिटी भी हो जाती है। फिजिकली हम लोग एक्टिव होते हैं बट सेक्सुअल अर्जेस नहीं होती। हम लोग ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं इस टाइम पे ज़्यादातर इनका सोशल अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में फोकस ज़्यादा रहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें जेनाइटल स्टेज है। इस स्टेज में आपका साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट मैच्योरिटी आ जाती है। इसमें इन्होंने बोला सेक्सुअलिटी फियर्स रिप्रेस फीलिंग्स ऑफ अर्लियर स्टेजेस आर वंस अगेन एग्जिबिटेड। पीपल लर्न टू डील विद मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स इन अ सोशली एंड सेक्सुअली मैच्योर वे। तो आप देखते हो बचपन में छोटे छोटे होंगे आप, तो आप लोग भी लड़के लड़कियों को कोई डिफरेंस नहीं होता, गली में खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इनफैक्ट अब नहीं होता, वो बड़े हो जाते हो तो सारे लड़के घर में घुस जाते हैं, सारी लड़कियां घर में घुस जाती हैं, और पेरेंट्स भी फिर जो है बात जो है करते हैं इस बारे में कि ठीक है अब उसके साथ नहीं जाना, ये नहीं करना, दोस्त है तो अपनी जगह रखो। तो सो एंड सो सोसाइटल हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हाउएवर इफ़ द जर्नी टूवर्ड्स दिस स्टेज इज़ मार्क्ड बाय एक्सेसिव स्ट्रेस, अगर आप इसके दौरान आपको स्ट्रेस या ओवर इंडल्जेंस हो जाती है तो आपको फिक्सेशन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में देखने को मिल जाती है। तो वो क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लें, नए स्टूडेंट स्पेशली। सर आई गेस कुछ बच्चों के लिए आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, चैट बॉक्स पे मैंने लिखा था। ओके अच्छा, कौन से वाले पॉइंट में गौरांगी? नहीं मेरे लिए नहीं, आई गेस दिशा और अच्छा हाँ दिशा और दिशा एंड Sir, पलक। kids from Sadhu Vaswani. I know Sadhu Vaswani are legit, but I haven't received any chat. Sir, using ओके वॉइस ब्रेक हो रही है सर, वॉइस ब्रेक, योर वॉइस इज ब्रेक। ये मेरे को समझ नहीं आता ये पलक और दिशा की क्या कहानी है। चलो कोई नहीं है, कोई नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। आप वीडियो एक बार देख लेना, बीच में लगभग 18 मिनट के आसपास से होगी, ठीक है। थैंक यू, मैं इसको ध्यान रखता हूँ, पता नहीं वॉइस का क्या है। कीर्ति ने क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, यूजिंग दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज गुड और नेगेटिव? ओके हाँ, सो कीर्ति यूजिंग दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज़ ओके और गुड नेगेटिव। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये पहले वाला पोर्शन है, सॉरी मैंने देखा नहीं क्योंकि चैट मेरे को यहाँ पे फ्लोटिंग में नज़र नहीं आ रही थी, सॉरी। इसमें ऐसा होता है कि ना हम सारे लोग कर रहे होते हैं कीर्ति, एक मैं भी करता हूँ, मैम मुझे कुछ काम बोलती है तो मैं उनको बोलता हूँ यार ये मुझे ना बार बार याद मत दिलाया करो हर 6 महीने में, ठीक है। तो मेरा लेजीनेस जो है वो बहुत लंबा तक चल जाता है कभी कभी। तो जब मैं करने पे आऊँगा तो मैं पूरा घर साफ़ कर दूँगा, पूरी बिल्डिंग साफ़ कर दूँगा, इतना मुझे हो जाता है, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म एक हद तक यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली जैसे मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, आई डोंट नो, मतलब आई डिडंट न्यू एक्चुअली कि ये डिफेंस मैकेनिज्म होता था, वरना मैं टल्ला बहुत देता था, टालता बहुत रहता था। तो आई ओवरकेम दिस इशू, ठीक है, जो कि मैंने नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव में कर लिया। तो एक हद तक आप यूज़ करते हो विच इज़ गुड, बट आप एक्सट्रीमली यूज़ करना शुरू कर देते हो तो वो नेगेटिव हो जाता है। मैंने एग्जाम्पल क्लियरली दिया था कीर्ति इसका, वही जो 2 पैग शाम के, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अब जैसे क्या होता है, लोग ड्रिंक भी करते हैं। अब लोग जैसे कई लोगों को एंजाइटी होती है तो लोग स्मोक करना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं स्ट्रेस दूर हो जाता है, ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। बट आप डेली बेसिस पे उसी टाइम पे या आसपास जो अब एंजाइटी से ओवरकम करने के लिए आप ये चीज़ कर रहे हैं तो वो आदत में तब्दील हो जाती है और प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो लोगों को लगता है फिर बिहेवियर गंदा हो गया जी, तो एक और डीगो डिफेंस मैकेनिज्म इस तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। एंड पलक एंड दिशा, सॉरी फॉर दैट कि वॉइस ब्रेक हो रही है, आप वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर कहीं कोई पोर्शन पूछना है पलक एंड दिशा तो बता दो, पलक स्पेशली, दिशा ने तो पहले भी किया हुआ है, पलक बता दो, मैं दोबारा बता देता हूँ। है पलक, क्या बोल के भाग गए, सुनाई भी नहीं दिया। सर क्लियर है। ओके पलक। कीर्ति आपको क्लियर है आपके क्वेश्चन का डाउट? एनीथिंग एल्स यू नीड टू आस्क? ओके ठीक है। और
जैसे ये बोलते हो ना अनम्यूट करके, और थोड़ा सा अनम्यूट करो, होल्ड करो 1 सेकंड, फिर बोलो, फिर बंद कर दो। अब म्यूट करके बोल के चले जाते हो, कुछ सुनाई नहीं देता, इतनी देर में आवाज़ आती है, इंटरनेट है ना, बाद में पहुंचती है आवाज़ थोड़ी सी, ठीक है, तो प्लीज़ इसको यूज़ करो ढंग से। ओके एनीवे तो आगे इन्होंने फ्रॉइड ने इसको ख़त्म करते हुए बोला कि फ्रॉइड ने ये भी बताया कि चिल्ड्रन, जब एक बच्चा है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहा होता है, तो वो अपना वर्ल्ड का जो व्यू है एडजस्ट करते हुए चलता है, ठीक है, एडजस्ट करते हुए चलता है कि क्या है क्या है। तो आपने भी देखा होगा कि कई चीज़ें आपकी लाइफ की ना बड़ी प्रोमिनेंट होंगी, पैटर्न होगा आपकी लाइफ का, तो ना आप उसी को फॉलो करते हुए चल रहा है। जैसे मेरे को जैसे मैं बचपन से बड़ा ही होऊंगा ना ऑब्वियसली, या बचपन से जब मैं आगे बढ़ता चला, तो मैंने ये देखा कि ना लाइक और जो है औरतों की तरह, विमेन की तरह मेरा नेचुरली जो है हेल्पिंग नेचर अपने आप एक्टिव होना शुरू हो गया था कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, और मैंने बहुत किया भी, ऑटोमेटिकली करता चला गया। तो ये मेरे ना बिहेवियर में नज़र आता है, नॉट जस्ट फॉर देम, ओनली फॉर वुमेन, बट ओवरऑल जब एक लाइफ की स्टेज पे आया तो ये सबके लिए हो गया, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है, तो मेरा वर्ल्ड व्यू इस तरीके से एडजस्ट हो गया कि हेल्प करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लोगों की मदद होनी चाहिए, तो ये देखता रहा। अब ये क्या कहता है, अगर एक बच्चा एक स्टेज से सक्सेसफुली पास नहीं हो पाता तो उसको फिक्सेशन हो जाता है, ये 1 मार्कर में आया हुआ है, तो प्लीज़ मार्क करिएगा। इस सिचुएशन में चाइल्ड्स डेवलपमेंट गेट्स अरेस्टेड एट एन अर्लियर स्टेज। For example, a child who does not successfully pass through the phallic stage fails to resolve the Oedipus complex and may still feel hostile towards the parents of the same sex. ठीक है, तो ओइडिपस कॉम्प्लेक्स अगर नहीं हुआ, सेम सेक्स पेरेंट्स है, तो उनको दिक्कत यहाँ पे आती है। दिस फेलियर में हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द चाइल्ड्स लाइफ। सच अ बॉय में कम टू कंसिडर द मैन आर जेनरली होस्टाइल एंड मे विश टू रिलेट टू फीमेल्स इन अ डिपेंडेबल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये यूजली इन लोगों के साथ देखने को मिलता है। तो फिक्सेशन इन्होंने क्लियरली यहाँ पे बता दिया। रिग्रेशन दूसरा एक फॉर्म आपको देखने को मिलता है, which is also a likely outcome in such situation. It takes a person back to an earlier stage. Regression occurs when a person's resolution of problems at any stage of development is less than adequate. तो मतलब अगर आप वो जेनाइटल स्टेज में कहते हैं मैच्योरिटी आनी चाहिए, बट आप जो है काम जो है आप एनल स्टेज वाला कर रहे हो या फैलिक स्टेज में अटके हुए हो, तो आप एक्चुअली में मैच्योरिटी आपकी नहीं आई है। एंड इन दिस सिचुएशन पीपल डिस्प्ले बिहेवियर्स टिपिकल ऑफ अ लेस मेच्योर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो आप अनमेच्योर तरीके से हैंडल करते हो चीज़ें या डील करते हो चीज़ें, तो ये देखने को मिलता है। जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल लिया था, तो एक मेरे को आज भी हंसी आ रही है बोल के। तो हुआ क्या, भी लेटेस्ट, मतलब सुनने में तो लेटेस्ट आया बट है पुरानी बात। तो एक जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे 2 लेन्स छोड़कर मेरे एक फ्रेंड है, स्कूल में ही था, क्लासमेट्स थे। तो अब एक जो उससे इतनी बातचीत नहीं थी, एक क्लासमेट जो मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है, हम लोग लंगोटिया यार टाइप से, ठीक है, हमारे ग्रुप मतलब आज तक चल रहा है। तो ये सब, तो उसमें क्या हुआ कि बाई चांस वो जो बंदा है जो मेरे ब्लॉक में रहता है, उसने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया, ठीक है, कि जो है कि ऐसे ऐसी की बात है, मैं पार्टी दे रहा हूँ, मेरा बर्थडे है और तू आ जाओ। और एनी मतलब ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ अचानक से। तो ना उसने क्या बोला, जो मेरा लंगोटिया यार है, करोल बाग रहता है वो, कहता है कि तूने मुझे वो जो 12th क्लास में थप्पड़ मारा था ना, तो उसके लिए पहले मुझे सॉरी बोल, फिर मैं तेरी पार्टी में आऊँगा। कहने का मतलब ये है कि ना उसकी एक्चुअली उसकी गर्लफ्रेंड थी जो उस लड़के की जो मेरे ब्लॉक में रहता है, एंड ये लड़का उसको पसंद करता था जो मेरा फ्रेंड है। बाई चांस इनकी कुछ गर्मा गर्मी हो गई थी, थप्पड़ मार दिया था, तो आज तक वो उस बात को लेकर बैठा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं अगर प्रैक्टिकल देखी जाए तो मेचोरिटी बड़ा तो हो गया, मेरी एज का है 33 रनिंग है, बट वो एग्जाम्पल क्या दे रहा है, अरे यार उस टाइम तूने थप्पड़ मारा था ना, मुझे उसका सॉरी बोल दो तुझे, ठीक है। तो ओवरकम शायद नहीं कर पाया, तो कह सकते हैं जस्ट अ लेम एग्जाम्पल आई थिंक, बट आई कैन कंसिडर, स्टिल वी कैन कंसिडर इट। तो ये इन्होंने यहाँ पे बात बोली है, ठीक है जी। तो ये सिगमंड फ्रॉइड भाई साहब का टाटा बाय बाय हो गया यहाँ पे। अब सिगमंड फ्रॉइड भाई साहब ने टाटा बाय बाय कर दिया, तो कहते हैं मैं ऐसे तो छोड़ के आपको नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके बारे में भी तो बताऊँ मैं आपको, ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं आपको। तो सिगमंड फ्रॉइड के साथ साथ जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनकी आइडियोलॉजीज़ पे काम कर रहे थे, ठीक है, उनसे निकले कार्ल यूंग, ठीक है, वन ऑफ द फेमस साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, थियरिस्ट, कैरन हॉर्नी, अल्फ्रेड एडलर, एरिक फ्रॉम, एरिक एरिक्सन, ये सारे सिगमंड फ्रॉइड से एसोसिएटेड है, बिकॉज ये शुरू का सिगमंड फ्रॉइड था, बंदा था, और इसके साथ ये सारे लोग काम करा करते थे। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इनको एक स्टेज पे रियलाइज़ हुआ कि सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है
वो इतनी ज़्यादा कहीं एक स्ट्रिक्टनेस के साथ काम कर रही है, तो इट्स बेटर कि हम अपनी थ्योरी दें। इन लोगों ने भी वही किताबें सब चीज़ें पढ़ी, अपनी थ्योरीज दी, तो इसलिए इनको नाम दिया गया पोस्ट फ्रॉइडन अप्रोचेस, यानी सिगमंड फ्रॉइड के बाद जो है ये अप्रोचेस आई। और इसको न्यू एनालिटिक और न्यू फ्रॉइडन थ्योरीज भी बोली जाती है, क्योंकि न्यू एनालिसिस करके इन्होंने जो है थ्योरी यहाँ पे प्रेजेंट करी थी, तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो कई सारे थ्योरीज यहाँ पे है, कई लोग जो है इसके साथ काम कर चुके हैं और निकल के इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी अपने अपने वर्जन्स दिए, इसलिए इसको न्यू एनालिटिक और न्यू फ्रॉइडन पोस्ट फ्रॉइडन थ्योरीज के नाम से जानते हैं। ये जो थ्योरी है इस पे सेक्सुअल एंड अग्रेसिव टेंडेंसीज पे कम फोकस किया गया, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने सेक्सुअल एंड अग्रेसिव टेंडेंसीज पे ही फोकस किया था। इन लोगों ने बोला कि एवरीथिंग इज़ नॉट सेक्सुअल एंड एवरीथिंग इज़ नॉट अग्रेसिव, बहुत सारी ऐसी और पर्सनालिटीज़ एंड फीलिंग्स होती हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि हम जो थ्योरी आपको देने वाले हैं वो क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई। और इसी के लिए सबसे पहली थ्योरी आई कार्ल जंग की एम्स एंड एस्पिरेशन। फॉर्चुनेटली सबसे पहली बार ये थ्योरी 2017 में कवर हुई थी। कार्ल जंग की कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जिसे जो आप सेकंड पैराग्राफ में देख रहे हैं, उससे पहले आगे पीछे कभी नहीं आई है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। कार्ल जंग एम्स एंड एस्पिरेशन पहले नहीं होती थी। और कार्ल जंग ये कहता है कि हम सब लोगों के अपने एम्स एंड एस्पिरेशंस होते हैं, ठीक है, सब लोगों के। तो चाहे वो कीर्ति है, पलक, गौरांगी, धैर्य, आराध्य, गुनगुन, चैतन्य, मैं, मैम, दिशा, सब लोगों के अपने एम्स एंड एस्पिरेशन हैं। हम उसके टुवर्ड्स काम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि थोड़े जो थ्योरी थोड़ा सा दूसरे ट्रैक पे चली जाती है, एक्चुअली में एम्स एंड एस्पिरेशंस पे नहीं रह जाती। तो वो ये क्या कहता है, कार्ल जंग ने फ्रॉइड के साथ शुरू में काम किया था, फिर लेटर ऑन, ये कौन मज़े ले रहा है मुझसे? चलो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सारे राइट्स छीन लूँगा, चिंता क्यों कर रहे हो? करो म्यूट बेटा, पता तो चल ही जाएगा किसने किया। ओके, एनीवे। तो कार्ल जंग ने यही बताया था कि सिगमंड फ्रॉइड ने के साथ ये लोग काम कर रहे थे, और लेटर ऑन जो है फ्रॉइड के साथ इसने ब्रेकअप कर लिया था, तो इनका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चला, तो इन्होंने बोला विल बी कॉलिंग इट ऑफ, तो इन्होंने छोड़ दिया एक दूसरे को। तो कार्ल जंग ने ये बोला कि ज़्यादातर इंसान जो है एम्स एंड एस्पिरेशंस के टूवर्ड्स भी उतनी ही मेहनत करता है जितना सेक्स एंड एग्रेशन की तरफ करता है। ठीक है, तो ये क्या बेसिकली कहते हैं, हमारा बिहेवियर एम्स एंड एस्पिरेशन के टुवर्ड्स भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, बिकॉज वी नीड समथिंग इन आर लाइफ ताकि हम उसको अचीव कर पाए। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सेक्स एंड एग्रेशन। ही डेवलप्ड, उसने अपनी जो थ्योरी दी उसको नाम दिया गया एनालिटिकल साइकोलॉजी। मार्क कर लीजिएगा इसको, इसकी थ्योरी का नाम आपको पता होना चाहिए। द बेसिक एजम्पशन ऑफ हिस थ्योरी इज दैट पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ कॉम्पिटिंग फोर्सेज and structures within the individual that must be balanced rather than between the individual and the demands of society or between the individual and reality। तो इसने बोला कि ना हमारे जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था ईडीगो सुपर ईगो है, तो बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर था, इसमें बैलेंस होना इंटरनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के अंदर इंटरनल ज़रूरी है। क्या हमें देखना है कि हमें इड में काम करना है, हमें ईगो में करना है, हमें सुपर ईगो में करना है, बीट एनीथिंग। ठीक है, और ये ज़रूरी है रादर देन हम इसको ये देखें कि हम इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के अंदर बैलेंस करें या इंडिविजुअल और रियलिटी के अंदर बैलेंस करें। इट्स बेटर कि हम इसको अपने अंदर बैलेंस करके चलें। ठीक है, इसने वो मेंशन नहीं किया, बट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया कि ईडीगो सुपर ईगो ले सकते हो आप। तो ये क्या कहता है, कार्ल जंग ने क्लेम किया दैट देयर वाज अ कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंसिस्टिंग ऑफ आर्किटाइप्स और प्राइमोर्डियल इमेजेस। तो ये क्वेश्चन आया था कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस कार्ल जंग ने क्या बताया इसके बारे में। तो ये कहता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है, मतलब कलेक्टिव विजडम अवेलेबल है, अनकॉन्शियस है, क्योंकि ये रिजर्वॉय होता है हमारा, स्टोर हाउस होता है हमारा, हमारे डिज़ायर्स, हमारे कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा था डिज़ायर्स, कॉन्फ्लिक्ट, विशेस का। और ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, वो क्यों अवेलेबल होता है, बिकॉज यहाँ पे होती है विजडम होता है, जिसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमें इसमें समझ आता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर अस, एंड इट्स हायर देन मोरालिटी एक्चुअली। ठीक है, विजडम ये बताता है। तो ये कहता है, तो दीज आर नॉट इंडिविजुअली एक्वायर्ड
बट देर आर इनहेरिटेड। तो ये हम एक्वायर नहीं करते, इनहेरिट किया जाता है एक दूसरे से, हमें आगे एंसेस्टर्स जैसे देते रहते हैं। तो जैसे कहते हैं द गॉड और द मदर अर्थ इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्किटाइप्स, दे आर फाउंड इन मिथ्स, ड्रीम्स एंड आर्ट्स ऑफ ऑल मैनकाइंड। तो जस्ट फॉर एक जो है इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे हम लोग भगवान देखते हैं, सबके अपने अपने रूप है, ठीक है। अल्लाह का अपना रूप है, लोग मानते हैं, जैसे किसी ने कभी देखा नहीं है। हमने जैसे हिंदुज़म में ज़्यादा ही क्रिएट किया हुआ है, क्रिश्चियनिटी में भी है, सिखिज़म में भी है। तो हर जगह हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई फिगर है। तो फिगर एक तरीके का प्राइमोर्डियल इमेज है, आर्किटाइप ही है। ऐसा हो सकता है, भगवान ज़रूरी है किसी ने देखा हो उसको, ठीक है। तो हम लोग उसको उसी तरीके से पूजे आ रहे हैं। तो दीज आर इनहेरिटेड, लोग देते हुए आ रहे हैं, हम लेते हुए चल रहे हैं, कभी किसी ने किसी को देखा नहीं है। तो ये भी प्राइमोर्डियल इमेजेस या आर्किटाइप्स की तरह काम कर रहा होता है। एंड ये हमारे सपनों में, हमारे ड्रीम्स में, हमारे माइथोलॉजी में सब देखने को मिलता है। कार्ल युंग ने बताया कि हम जैसे लोग जो है, एक इंडिविजुअल जो है स्ट्राइव करता है यूनिटी के लिए एंड वननेस के लिए। एंड ये भी एक आर्किटाइप है जिसको हम लोग एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जैसे अब पिछला बैच गया तो परसों आज कितनी तारीख है, एक्चुअली एनीवे 9th को ना एक साधु वासवानी की स्टूडेंट का बर्थडे था, दिनेश और जानते हैं, तनीषा। तो मेरे पास वो 11th से पढ़ रही थी। तो अभी क्या हुआ, उनके बैच में इतने ज़्यादा बच्चे नहीं थे पिछले सेशन में, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ते चले गए, तो सब लोगों की फ्रेंडशिप हो गई, सब लोग अच्छे से जानते थे। तो हाँ, तो मैंने देखा कि इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे बहुत लोगों ने, जो मेरे स्टूडेंट थे, जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, और उन लोगों ने उसको विश किया, स्टेटस डाल रखा था। तो मतलब हम लोग जो बात सेंटर पे बैठ के कर रहे होते थे कि यूनाइटेड रहो, एक दूसरे को जानो, बात करो, कई लोग बात करने की कोशिश नहीं करते। ऑब्वियसली इस टाइम पे हम लोग भी मिल नहीं पा रहे, तो यू वुड हैव ऑल्सो बिकम फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी पॉसिबल होता। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, तो मैं भी यूनिटी एंड वननेस के लिए कोशिश करता हूँ कि लोग अच्छे रहें, एक दूसरे को जाने, घूमो फिरो। तो ये लोग पार्टीज़ भी करते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं, सब चीज़ें हैं, फैमिली रिलेशंस भी हो गए हैं, तो अच्छा लगता है। तो कार्ल युंग ने भी यही बात बोली, और ज़्यादातर इसने ये बोला कि ही डिवोटेड मच ऑफ हिज एफर्ट्स टू स्टडी ऑफ सच एक्सप्रेशन इन वेरियस ट्रेडिशंस। अकॉर्डिंग टू हिम, फॉर अचीविंग यूनिटी एंड होलनेस, अ पर्सन मस्ट बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द विजडम अवेलेबल इन वंस पर्सनल एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस। जो कि मैंने आपको बात बता दी थी ऑलरेडी, कि हमारे अनकॉन्शियस में विजडम होता है, हम इससे अपनी पर्सनल जो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस में हमारे होता है, एंड मस्ट लर्न टू लिव इन हारमनी विद इट। तो जैसा हमारी विजडम बोलता है, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही जो है हम लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कार्ल युंग भाई साहब ने यहाँ पे बोला था। तो इनकी थ्योरी थी, पोस्ट फ्रॉइडन अप्रोच है, 4 मार्कर का क्वेश्चन है। 1 मार्कर में छोटी छोटी चीज़ें इसमें से आती है जो कि आई नहीं है, एनालिटिकल, और ये याद रखिएगा। 2 मार्कर में भी कलेक्टिव अनकॉन्शियस आया हुआ है। नेक्स्ट जो है कैरन हॉर्नी वगैरह का है, बट अभी हम लोग ये नहीं करेंगे क्योंकि जो है ज़्यादा ओवरलोड ऑफ डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही हम लोग करते हैं। यहाँ तक किसी को अगर डाउट है तो वो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ सकता है, वरना आई होप आप लोगों को क्लियर ही होगा सारा कुछ, ठीक है। अगर कुछ है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लीजिए आप। चैतन्य, पलक, गौरांगी, धैर्य एंड कीर्ति, आप लोगों को स्पेसिफिकली पूछना है तो प्लीज़ डू आस्क। ये सर, इस वाले में मेरे को एक डाउट है। हाँ जी, हाँ जी। अब सपोजिंगली जैसे यहाँ पे कार्ल युंग का जो है आइडिया दैट ह्यूमन बीइंग्स आर गाइडेड एज मच एज लाइक बाय एस्पिरेशंस, सिमिलरली बाय सेक्स एंड एग्रेशन। अगर ये अपने आप को कहते हैं कि दे आर लाइक टॉर्च बियरर्स ऑफ फ्रॉइडियन अप्रोच, और फ्रॉइडियन अप्रोच के ही अंदर वी कुड सी दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में, अनकॉन्शियस लेवल के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स आते हैं व्हिच आर जनरली रिप्रेस्ड, या फिर हम उस चीज के बारे में अवेयर नहीं है। तो आइडियली अगर उस चीज के बारे में मैं अवेयर ही नहीं हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ, तो हाउ इट कैन गाइड माय वे। लाइक एस्पिरेशंस और एम का तो चलो लाइक वी कैन गेट दैट, बट व्हाट अबाउट दिस सेक्सुअल एंड एग्रेशन, इसका तो क्योंकि आइडियली इट्स अनकॉन्शियस। इसमें ना चैतन्य सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पढ़ोगे ना तो ये क्लियर होता है, बिकॉज मैंने बताया था ना, जो भी बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं इट इज़ हाफ हिस्ट्री। तो सिगमंड फ्रॉइड का जो सब्जेक्ट है ना, जितने भी सब्जेक्ट है इसके बारे में पढ़ना, यूजली इसके सब्जेक्ट सेक्सुअल एंड अग्रेसिव टेंडेंसीज वाले रहे हैं। तो इसने जो जनरलाइज किया हुआ है, जैसे ऑब्वियसली बोलते हैं हम लोग पढ़ते हैं ना, वो चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी है, 11th में भी पढ़ा था जनरलाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन। तो इसने जो जनरलाइज कर दिया, जनरलाइज क्या कर दिया, एक तो मेल प्रोटोटाइप को कंसिडर किया गया,
दूसरी बात ये, इसने स्टडी ही मेजरली जो है सिगमंड फ्रॉइड का सेक्सुअल एग्रेसिव टेंडेंसीज पे लगा। इनफैक्ट कभी ओशो के बारे में पढ़ना, ओशो गुरु महाराज जो हमारे हैं, ओशो सिगमंड फ्रॉइड को बहुत कोट करता है। तो ये इसने ये भी बताया था कि ओशो की मैंने थ्योरीज पढ़ी थी, तो उसने सिगमंड फ्रॉइड का इलेबोरेटेड वर्जन भी समझा रखा था। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि सेक्सुअल एंड एग्रेसिव टेंडेंसी, आप साइकोडायनेमिक थेरेपी और साइकोडायनेमिज्म यूज़ करके अपनी लाइफ में जो एम्स एंड एस्पिरेशन इसने कार्ल युंग ने बोली वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेम तरीके से काम कर रहा होता है। ये बहुत लिमिटेड अप्रोच के थ्रू इन्होंने समझा रखे चैतन्य। तो दिस इज़ नॉट द एंड। इसके बारे में पढ़ोगे तो और ये चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। बट इस जो सब्जेक्ट स्टडी वाला था, स्टडी सब्जेक्ट था इनका, वो थोड़ा सा बट रिस्ट्रिक्टेड था, इसलिए ये हमारे सामने आई है, और कोई डिफरेंस नहीं है। वरना सबके अंदर रहता है, वो पढ़ा गया। क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द, अगर हम इंडियन सोसाइटी की भी बात करें या बाहर, तो बड़ा ओपननेस है, तो दे फ्रैंकली आस्क। जैसे अभी लेटेस्ट, अभी ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट्स। मेरी 3 साल, आई थिंक हाँ 3 साल हो गया, 3 साल पुरानी स्टूडेंट की एक बैच की एक लड़की थी। तो बाई चांस क्या हुआ, उसका बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी, और अभी भी उसके घर पे पता है। और उसका क्लोज फ्रेंड है एक, जो कि मतलब अभी वो शायद 20 साल की है अप्रॉक्स में, हाँ 20 साल की है। उसका जो फ्रेंड है वो 25 साल के आसपास है। तो वो जाट है। अब उसके घर पे शादी की बात हो रही है। अब अच्छे खासे एक फ्रेंड है, तो उसको ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो है ये मेरे फ्रेंड की शादी हो रही है, मुझे तो उससे अटैचमेंट हो रखी है। तो अब मैंने बोला, तो मैंने उसको ये समझाया कि बॉयफ्रेंड भी है और उसको भी पता है, तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस तरह में। तो यहाँ पे जब ये बात आ रही थी, तो उसने क्या हुआ ओपनली, तो मैंने उसको ये बात बोली कि ना कि ये सब चीज़ें चल रही है। तो उसने क्या बोला उसको कि शादी तो मैं कर लेता हूँ वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब भी तू मुझे बुलाएगी, ऑल्दो उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट जब भी तू मुझे बुलाएगी जैसा भी है, तो मैं तेरे लिए हमेशा हाजिर रहूँगा, जैसे मर्जी तू जिस तरीके से। तो मैंने बोला अगर इस तरीके से इंसान कह रहा है तो लॉयल्टी कहाँ रही, दैट इज़ अनदर थिंग। क्योंकि आजकल फॉरेन कंट्रीज़ में भी नहीं है, यहाँ पे भी सोसाइटी में ऐसा हो गया। तो मैंने उसको एक क्वेश्चन बोला, मैंने आस्क हिम, उससे पूछा जाए कि जो है तुम उसको बोलो कि चलो मेरे को अगर फिजिकल होना है तुम्हारे साथ फॉर एग्जांपल, तो वो अग्री कर जाएगा। कहते उसने मेरे को कितनी बार बोल दिया सर ये बात, बल्कि हम लोग दोस्त हैं, ठीक है, बट उसने कितनी बार ये बात बोल दी। तो अल्टीमेटली आप ये देखो कि ये जो अनकॉन्शियस वाली फीलिंग थी, जहाँ पे लोग इसको दबा के रखते थे, आजकल ये सोसाइटी में बड़ा ओपनली कहा जा रहा है। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट सिर्फ ये, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है। जैसे कई बार हो जाता है फैमिली में आपकी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई आपको टीज़ कर देता है, कोई बुरा भला बोल देता है, सबके साथ चल रहा होता है। इन सब मामलों में भी आप जो है उसको निकालोगे, अगर बाहर निकाल दोगे, आपको किसी को कुछ कहना है, तो आप कहीं ना कहीं जो है बेटर रहते हो। वरना अनकॉन्शियस में अगर रहेगा तो उससे आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, फैमिलियल प्रॉब्लम्स के क्या स्ट्रेस नहीं होता है, डिप्रेशन नहीं होता है, और ये सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से भी जो रिप्रेस होती है उनसे भी प्रॉब्लम होती है। तो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आई होप चैतन्य इससे डाउट थोड़ा सा क्लियर होता है, ऑल्दो इट इज़ वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। Yes, sir. Okay, cool. So thank you very much for the question Chaitanya, though out of course, out of context, but obviously पूछना बनता है, सब लोगों की हेल्प होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कीर्ति, पलक, गुनगुन, गौरांगी, आराध्या, धैर्य एंड चैतन्य एंड दिशा। प्लीज़ टेक केयर। एंड 4:52 हो रहे हैं, तो हम 5 पे पॉल साइंस के लिए मिल रहे हैं। नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर 6। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।